नमस्कार, मैं ओटी सर। सीटीईटी की परीक्षा जो दिसंबर 2024 में आने वाली है, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। संपूर्ण सिलेबस मैं ओटी सर अपने यूट्यूब चैनल सोशली सोशल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मगर मैं ये जरूर बोलूँगा कि कम से कम ये एक प्रश्न का उत्तर होते तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओटी सर हटके है, ओटी सर हटके है। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, बाल मानस शास्त्र की या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण क्या लेसन जो विकास की अवधारणा। अब विकास सबको मालूम है, विकास कौन होता है सर, मेरे मामा का लड़का है विकास नहीं। विकास का मतलब डेवलपमेंट, विकास मीन्स डेवलपमेंट। किसका विकास, हमारे जो पूरे नेता बोलते हैं विकास, डेवलपमेंट। अब इसकी अवधारणा, अब अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट होता है। सर बोलेंगे कि सर ये भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अवधारणा कॉन्सेप्ट होता है मगर कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा। तो कॉन्सेप्ट का मतलब और होता है संकल्पना। अब बोलेंगे सर ये भी नहीं समझा, तो अवधारणा का दूसरा मतलब धारणा भी होता है। क्या होता है, धारणा भी होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बस आप अगर हमारा यह जो वीडियो है मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने मोबाइल को क्या कर दीजिए, आड़ा कर दीजिए। अब विकास की अवधारणा यानी विकास की संकल्पना या तो फिर विकास का कॉन्सेप्ट एवं इसका अधिगम से संबंध। अधिगम, अधिगम याद कर लीजिए, क्योंकि हिंदी बोलना आसान है, हिंदी के वर्ड का मीनिंग समझना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अधिगम का मतलब लर्निंग होगा। सो इसका अधिगम से संबंध, संबंध का मतलब होता है रिलेशनशिप। सो विकास की अवधारणा या विकास की धारणा और उसका लर्निंग से क्या रिलेशनशिप है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। यह टॉपिक जो हर साल जब भी सीटीईटी की परीक्षाएं होती है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कम से कम 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न इसके ऊपर आते ही आते हैं। तो हम, आप ये बोलते होंगे कि सर अभी आप क्या करेंगे कि पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, इसका ऐसा होता है बेटा, विकास की अवधारणा ऐसी होती है, विकास के आयाम ऐसे होते हैं। मैं ना आपको किसी को बेटा जी बोलूँगा ना कुछ बोलूँगा, आप सभी भविष्य के अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी व्यूअर होंगे जो ऑलरेडी अध्यापक या अध्यापिका का काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ओटी सर सबसे हटके रहेंगे। तो चले इसके हम कॉन्सेप्ट प्रश्नों के साथ समझेंगे, पीवाईक्यू के साथ में समझेंगे। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट करना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र के पूरे बच्चों का, क्योंकि आज तक मैं महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाता था। उन्होंने बोले कि सर, ओटी सर आपकी ज़रूरत देश को है, आपकी ज़रूरत देश को है, आप सभी को पढ़ाइए और एक नेशनल लेवल पर जो सीटीईटी की एग्ज़ाम होती है उस सीटीईटी की भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कराइए। अब यकीन के साथ बोलता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्विमिंग की पूरी किताब पढ़ने से, आपने घर में बैठ लिया पूरी स्विमिंग की किताब पढ़ लिया, आप तैर नहीं सकते, आप तैराकी नहीं बन सकते। ड्राइविंग कैसा करना है ये पूरी किताब पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, और उसके बाद में आपने सीधा सीधा मोटरसाइकिल पकड़ लिए, क्या होगा, सामने वाले शर्मा जी को ठोक देंगे आप। तो हम पढ़ेंगे जरूर, मगर जब भी प्रश्न आएंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसके साथ साथ जो विकास की अवधारणा है या डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है और उसका लर्निंग के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये जरूर पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये चैप्टर को स्किप कर देते, चैप्टर वाला पोर्शन स्किप कर देते। स्किप मीन्स हम क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ेंगे, आपको अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओटी सर की पहचान अलग है। तो हमारा पहला प्रश्न आता है, बालक का संवेगात्मक, क्या, बालक का संवेगात्मक। अब संवेगात्मक का मतलब क्या होता है सर, संवेगात्मक का मतलब होता है भावनिक विकास। संवेगात्मक विकास यानी भावनिक विकास, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए विकास के जो आयाम हैं, अब बोलेंगे कि सर आयाम, आयाम वर्ड भी क्या है, थोड़ा सा क्या है, नया है। आयाम तो हम ये बोल देंगे, बहुत इजी भाषा में बोल देंगे कि विकास के जो प्रकार है, विकास के जो प्रकार है।
अब ये जो विकास के जो आयाम है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। सो विकास के जो डायमेंशन है ये अलग अलग प्रकार के हैं। विकास के जो डायमेंशन है या विकास के जो आयाम है वह अलग अलग प्रकार के, जैसा शारीरिक विकास, उसके बाद में मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सारे प्रकार के विकास होते हैं। सारे प्रकार के प्रश्न भी हमने लिया हुआ है और हर विकास को हम क्या करेंगे, अच्छे से समझा कर देंगे, जिस प्रकार से हमारे मोदी जी विकास को बड़ा अच्छा समझाते हैं। चलो ठीक है। सो बालक का संवेगात्मक विकास या उसका जो हम ये बोलेंगे कि उसका जो भावनिक जो विकास है किसका, बालक का, क्योंकि बाल विकास में सारा का सारा किस पर फोकस किया हुआ है, बालकों के विकास पर फोकस किया हुआ है। तो बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है। मान लेते हैं कि बालक का अगर क्या हो गया है, संवेगात्मक विकास हो गया है, बालक का भावनिक विकास हो गया, बालक का इमोशनल विकास हो गया है, तो उसके साथ साथ कौन सा विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो पहला पर्याय यहाँ पर दिया है, पहला फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पर, उसके शारीरिक विकास। अब जाहिर सी बात है उसका अगर इमोशनल अगर डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूर होगा। शारीरिक विकास मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूर होगा। उसके सामाजिक विकास, अगर उसका संवेगात्मक विकास हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी जरूर होगा। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में उसका जो नैतिक विकास है, उसका जो नैतिक विकास है, उसका नैतिक विकास भी उसके हाथ में डेवलप होता है। इसका मतलब बालक का अगर संवेगात्मक विकास होता है तो उसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें प्रभावित हो रही है, उसके शारीरिक विकास भी प्रभावित हो रहा है, सामाजिक विकास भी प्रभावित हो रहा है, नैतिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब अब हम देखेंगे ऑप्शंस, केवल बी, जी नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, केवल ये और सी, जी नहीं सर क्योंकि हमने ये बी सी। अब ये बी सी का मतलब क्या होगा, ये सभी, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। होप आपको मेथड बहुत अच्छी लगती होगी, क्योंकि ओटी सर की एक पहचान है, नो बड़ी बड़ी बाता, ओनली काम की बाता। ठीक है, तो हम काम की बातें करेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे आता ना जाता बड़ी बड़ी बाता। चलो ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा घटक है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बालक है, उसके सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है, नहीं करता है। यहां पर नोट करिएगा, नहीं करता है। तो बुद्धि नहीं करती क्या सर, बुद्धि तो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, तो इसलिए बुद्धि तो नहीं हो सकता। उसके लिए तर्क विकास, तर्क विकास भी उसके सामाजिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। और हमें क्या चाहिए, नहीं करता। हमें क्या चाहिए, नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। उसके बाद में भाषा प्रयोग की क्षमता, भाषा प्रयोग की क्षमता। अब देखिए, कोई अगर मान लेते हैं कि कोई अगर बालक अगर है पंजाब का है, मगर उससे अगर मराठी भी आती है तो महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, वो सामाजिक व्यवहार कर सकता है। वो उसे अगर गुजराती आती है तो गुजरात में जाकर तो जो भाषा प्रयोग की जो क्षमता है वह भी सामाजिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसका मतलब अब पहली भी करती है, दूसरी भी करती है, तीसरी भी चीज करती है। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही उसका जवाब होगा। होप आपको मेरी मेथड पसंद आ रही होगी, क्योंकि हमारा स्ट्रांगली ये मानना है ओटी सर का, क्योंकि भाई साहब पढ़ेंगे तो जरूर। अभी ओटी सर का स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, शायद होता है क्या, क्या बात है, मान गए सर, ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर तीसरा या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विकास के विभिन्न आयामों, विकास के विभिन्न आयामों, अब आयाम प्रकार, ठीक है ना। सो या डायमेंशन जिसको बोलेंगे। सो विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, रॉन्ग है,
कौन सा कथन रॉन्ग है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमें क्या करना है, पहचानना है। कहाँ से, जो 4 ऑप्शन दिए, 4 विकल्प दिए वहां से। चलो ठीक है। सो यहाँ पर पहला क्या बोला है, पहला क्या बोला है कि असत्य वाला देखना है हमें। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, उसका निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। अब संज्ञानात्मक विकास, अब संज्ञानात्मक विकास जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे भावनिक विकास या भावनात्मक विकास, जिसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। इस शब्द को आप याद कर लीजिए, क्योंकि सभी पूरे बाल मानस शास्त्र में यही आएगा। जब भी आप चाइल्ड पेडागोजी देखेंगे यही आएगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। बात तो बिल्कुल सही है, और हमें क्या करना है, असत्य वाली चीज निकालना है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, लागू नहीं होगा। क्या बात है ओटी सर, ठीक है। भाषा का विकास ये एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। जब भाषा का विकास होता है इसका मतलब वो क्या हो गया, संज्ञानात्मक विकास ही हो गया, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही हो गया। ये भी सही है, सही है इसका मतलब गलत है, क्योंकि हमारा गलत सही होने वाला है। देन उसके बाद में बोलता है कि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास। अभी हमने देखे कि विकास के जो आयाम है, ये सब विकास के क्या है, आयाम है। भाषाई विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार का होता है। अब आप बताइए कि हमारा आयु स्तर और छोटे बच्चों का आयु स्तर, इनका जो विकास होगा ये समान होगा क्या, समान नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, असत्य। यही क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए। मगर फिर भी छोटी दीदी, हाँ सभी लोग छोटे ही हैं, हाँ ठीक है, कुछ बड़े भी होंगे, मगर फिर भी छोटी दीदी, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है, कौन से विकास का, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं को विकास करना। सर ये भी सही है, इसका मतलब गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, असत्य चाहिए था। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम आगे में PYQ भी देखने वाले। यह जो पोर्शन है, यह जो चैप्टर है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध, इस पर जितने भी प्रश्न आते अभी तक आए हैं, सभी के सभी प्रश्नों की हम क्या करने वाले हैं, जांच पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। अब आपने देखे होंगे कि जब अवस्थाओं की बात आती है, किसकी बात आती है, अवस्थाओं की बात आती है, तो क्या होता है कि अवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। अवस्थाएं क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब अवस्था की अगर बात करते हैं तो जनरली जैसा शैशव काल हो गया, उसके बाद में बाल्यावस्था हो गया, बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था आता है, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आएगा, उसके बाद में वृद्धावस्था आएगा। ये सारी अवस्थाएं बताएंगे। तो यहाँ पर ये बोला है कि शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी शिक्षण की विधियां कौन सी अवस्था में बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा पहला बोला है, यहाँ पर हमारा क्या है, पहला क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोला हुआ है कि सर ये जो रहेगा क्या, ये जो रहेगा अवस्था कौन सी रहेगी, तो इसमें दिया बाल्यावस्था रहेगी क्या, उसके बाद में शैशवावस्था रहेगी क्या, उसके बाद में शैशवावस्था तो बिल्कुल छोटा होता है 0 से 2, वो तो 1 महीने से लेकर 2 साल तक भी लेते हैं। बाल्यावस्था 2 साल से लेकर 12 साल। अब इसके अगर मेन अगर सब टाइप देख ले बाल्यावस्था के, तो पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 साल और उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 साल होता है। तो
जनरली बच्चा कब पढ़ता है, तो सर बाल्यावस्था में ही पढ़ता है। प्रौढ़ावस्था तो 40 से 60 होता है, इसमें वह पढ़ता नहीं है, प्रौढ़ावस्था में वह पढ़ेगा नहीं है, क्योंकि 40 प्रौढ़ावस्था 18 से 40 तक, और 40 से 60 जो हमने गलती से बोल दिया था वह कौन सी अवस्था है, मध्यावस्था है। कौन सी अवस्था, मध्यावस्था। तो शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए, प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वह है बाल्यावस्था। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। इस अवस्था में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। कौन सी अवस्था में, अब नई खोज करने की, क्या बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अब यहाँ पर बताइए कि नई खोज करने की और घूमने की अगर प्रवृत्ति अगर रहेगी, क्या रहेगी, प्रवृत्ति अगर रहेगी, तो कौन सी अवस्था में रहेगी, कौन सी अवस्था में, यानी नई नई चीजें खोज करना और उस पर घूमना। अब शैशव अवस्था तो 0 से 2 आ गया, तब तो वो घूमना फिरना उसके तो मम्मी पापा लेकर जाएंगे, मम्मी डैडी लेकर जाएंगे, हाँ तो ही हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकती। उत्तर बाल्यावस्था, जो अभी अभी हमने बोला है कि बाल्यावस्था 2 प्रकार की, यानी 2 से 6 वर्ष आयु अगर हो जाएगी तो वह पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 आयु क्या होगी, उत्तर बाल्यावस्था। आपने देखे होंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में हम क्या करते हैं, नई नई चीजें को ढूंढने का कोशिश करते हैं, हमारी इसमें प्रश्न बहुत निर्माण होते हैं, मम्मी ये कैसा हो गया, डैडी ये कैसा हो गया, बापू ऐसा कैसा हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें प्रश्न पूछते हैं और घूमने जाते हैं। बार बार आप देखो बच्चों को, अभी के तो बच्चे मोबाइल खेलते रहते हैं, मगर आपने देखे होंगे कि हमारी एज में हम क्या करते थे, बाहर ही जाते थे, घूमने ही जाते थे, घूमने ही दोस्तों के साथ। तो यहाँ उत्तर किशोरावस्था में वह नहीं होता, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है वह क्या होती है कि किशोरावस्था में वह थोड़ा सा समझदार हो जाते, सामाजिक जो उसकी जो अभिरुचि है वह बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उत्तर बाल्यावस्था यहाँ इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। किशोर, अब किशोर अवस्था की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, किशोर अवस्था की अगर बात करते हैं, तो किशोर अवस्था बड़ी जटिल मानी जाती है। हम सभी उस अवस्था से गुजरे हैं, 12 से 18 वर्ष। हमारे महाराष्ट्र में एक गाना है, 16वां वरिष्ठ धो कहते हैं, हाँ चलो ठीक है। तो ये बोलते हैं कि 12 से 18, इसमें अगर हमें क्या मार्गदर्शन मिल गया तो जीवन सुधर सकता है, और अगर गलत मार्गदर्शन लग गया तो हमारा जीवन बर्बाद भी हो सकते हैं। हम सभी इस अवस्था से गुजरे, क्योंकि हम सब ने डीएड किया है, बीएड किया है, बीपीएड किया है, एमपीएड किया है। बिल्कुल सर, आप ये भी बोलेंगे सर हमने बीए किया है, बीएससी किया है और बीकॉम किया है। भाई साहब, अगर बीएड किया है तो इन 3 में से कुछ करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि आप एमए कर लिए, एमएससी कर लिए, एमकॉम कर लिए, वो बात अलग है, ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा था। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है किशोरों की, तो व्यवसाय संबंधी समस्या। 12 से 18 साल में व्यवसाय करने की कोई नहीं सोचते, क्योंकि किशोरों की एज क्या है, किशोरावस्था की 12 से 18 साल, तो ये तो समस्या नहीं होती। यौन संबंधी समस्या क्या है, यौन संबंधी समस्या, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, यौन संबंधी समस्या होती है। उसके बाद में समायोजन संबंधी समस्या नहीं, वो तो समायोजन करते ही है। देन उसके बाद में प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या, यह भी नहीं होती। तो यौन संबंधी समस्या यह किशोरावस्था में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। मानव अवस्था के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो बाल्यावस्था के बाद। सर बाल्यावस्था के बाद तो किशोरावस्था आती है, उसके बाद पहली बाल्यावस्था के बाद बाल्यावस्था यानी बचपना, जो हमने क्या लिया है, मोटा 2 से लेकर क्या किए, 2 से 6 और 6 से 12 यानी 2 से 12, वो बाल्यावस्था आ गई, पूर्व और उत्तर। शैशवावस्था वो तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो परिपक्व हो ही नहीं सकता, यानी नंबर 2 तो है नहीं सर, हम अभी से बोल रहे, ठीक है। देन उसके बाद में प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था, तो परिपक्वता जो आती है वह किशोरावस्था में ही आती है। कौन सी अवस्था में आती है, किशोरावस्था में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है।
देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि अधिगम, क्या अधिगम, ये जो अधिगम है क्या है, अधिगम है, क्या सो हम बात कर रहे थे किसकी, अधिगम की। अधिगम एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। अब जब हम अधिगम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं। तो अधिगम, यहाँ अधिगम लर्निंग, ठीक है, यह एक कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद में अधिगम आधुनिक प्रक्रिया है। तो क्या पहले के ज़माने में अधिगम नहीं होता था, पहले के ज़माने में लर्निंग नहीं होती थी, इसलिए 2 नंबर तो आएगा नहीं। अधिगम सार्वभौमिक है, हर जगह क्या हो सकता है, अधिगम हो सकता है, लर्निंग हो सकती है। अधिगम का मतलब ही क्या होता है, लर्निंग, सीखना। अरे सीखना कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समझ गए ना साहब, हाँ गुड़िया दीदी, ठीक है। देन उसके बाद में अधिगम एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है, तो अनुकूल प्रक्रिया है जी, यह अनुकूल प्रक्रिया भी है। तो अब ये बताइए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी कहां पर है, ओटी सर, यह ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कुछ विगत वर्षों के हम प्रश्न भी देखने वाले हैं जो इस टॉपिक के ऊपर आए हैं। इस टॉपिक को आज पूरा कंप्लीट करके रहेंगे हम। सो जिसके द्वारा बालकों के, हमारा स्क्रीन क्या हो रहा है, चलो ठीक है। सो जिसके द्वारा, किसके द्वारा, जिसके द्वारा, हाँ किसके द्वारा जी, ठीक है, जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। किसको, बालकों को प्राकृतिक एवं सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। यह कथन बाच संबंध स्थापित करता है। कौन सा, अब यहां पर जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है। अब जो भी सिद्धांतों का क्या होगा, विकास होगा, है ना, जो बालकों को प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाता है, उनकी समझ विकसित करता है। यह कथन किसके बाद संबंध स्थापित करता है। सो विकास, यहाँ विकास तो सही है मगर प्रकृति और समाज यह सही नहीं है। उसके बाद में अधिगम तो सही है मगर प्रकृति और समाज सही नहीं है। उसके बाद में विकास और अधिगम, जब विकास और अधिगम दोनों सही आ गए तो ऑप्शन नंबर 3, क्या ऑप्शन नंबर 3, ये जो विकास और अधिगम है यह सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। अब इस टॉपिक के ऊपर विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला जो CTET जनवरी 2011 में आया है वह देख लेते। आप बोलेंगे कि सर पेपर 1 में आया या पेपर 2 में आया है, तो हम आपको ये बता दें, आपको मालूम भी होगा मगर फिर भी ओटी सर का फर्ज है कि बताना कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए सिलेबस सेम होता है और प्रश्न भी कभी पेपर 1 का प्रश्न अगले साल पेपर 2 में आता है, पेपर 2 वाला पेपर 1 में आता है, ठीक है, हाँ पता था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, अपने समवयस्क समूह के। अब ये बताइए आप समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हम कब थे, सर जब हम छोटे थे बहुत खेलते थे, किसके साथ, दोस्तों के साथ। अभी खेलते हैं। हमारा एक दोस्त पुणे में रहता है, मुंबई में रहता है, एक कहीं दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में रहता है, और सपोज अगर एक ही अगर मोहल्ले में रहते हैं तो बहुत दिनों तक बात तक नहीं होती, मुलाकात तक नहीं होती। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में समवयस्क समूह में सक्रिय होते हैं। अब किस अवस्था में होते हैं, तो सर इसका जो आंसर रहेगा यह जनरली क्या होता है, किशोरावस्था में होते हैं। कौन से अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो समवयस्क समूह क्या होता है, सक्रिय होता है। देन उसके बाद में देखते हैं कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को, किसको, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो हम देख लेते हैं।
शारीरिक क्षेत्र, जी बिल्कुल। देन उसके बाद में आध्यात्मिक क्षेत्र, जी बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं करते। संज्ञानात्मक क्षेत्र, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद में सामाजिक क्षेत्र, जी करते हैं। अब यहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव विकास को हम क्या नहीं करते हैं, विभाजित नहीं करते, इसलिए पहला तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा देख लेते हैं, शारीरिक क्षेत्र, जी शारीरिक क्षेत्र में मानव को हम क्या करते हैं, विकास को हम क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास, जी बिल्कुल करते हैं। संवेगात्मक विकास उस तौर पर भी करते हैं, सामाजिक विकास उस तौर पर भी करते हैं, दूसरा सही है। तीसरा भी देख लेते हैं, संवेगात्मक सही करते हैं, संज्ञानात्मक करती है, आध्यात्मिक नहीं करते, ये आध्यात्मिक ही वर्ड है, और सामाजिक मनोवैज्ञानिक वो भी करते हैं। देन उसके बाद में सामाजिक मनोवैज्ञानिक हम नहीं करते, ये भी नहीं करते। उसके बाद में सामाजिक वहाँ मनोवैज्ञानिक आ गया, ये भी आ गया, यानी इसका जो आंसर है यह क्या रहेगा, आंसर नंबर 2 इसका सही जवाब रहेगा। देन उसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, सर कितने रुपए देंगे, कोई रुपए नहीं देंगे, एक सही जवाब 1 मार्क देंगे, जो आज के घड़ी में सीटीईटी के लिए लाख रुपए के बराबर है। हमारा अध्यापक बनने का सपना, टीचर बनने का सपना, अध्यापिका बनने का सपना सिर्फ किस पर डिपेंड है, सीटीईटी के ऊपर है। कुछ लोग टीचर होंगे मगर सीटीईटी या टीईटी पास नहीं, इसलिए उनका सैलरी रुका होगा, ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सामने आगे का प्रश्न क्या है। स्क्रीन को क्या हो रहा है बार बार, ठीक है, अभी ठीक है सर, ठीक है। सो भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? किसके लिए बोला है? भाषा के विकास के लिए। किसके लिए? भाषा का विकास कब होता है? सो आप बोलिए कि आप भाषा कब सीखे? आप भाषा कब सीखे? तो मध्यावस्था का काल में सीखे, यानी 40 से 60। सर अभी तो हमने टच भी नहीं किया है। 40 तो कुछ लोग बोलेंगे हमने टच भी नहीं किया है, कुछ लोग बोल सकते सर हमने 40 तो टच कर लिया है मगर 60 को पार नहीं किया है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, भाषा का विकास इस काल में नहीं होता। वयस्कावस्था जो 60 से ऊपर है, नॉट अप्लीकेबल। जो बाल्यावस्था में नहीं सीखा, जो किशोरावस्था में नहीं सीखा, जो प्रौढ़ावस्था में नहीं सीखा, तो वह क्या वयस्कावस्था में सीखेगा? 60 साल के बाद सीखेगा? बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं हो सकता। प्रारंभिक बचपन का समय, आप देखिए प्रारंभिक बचपन का समय, जब बच्चे का जन्म अगर किसी गुजराती परिवार में हो जाए वह गुजराती सीख जाता है, पंजाबी परिवार में हो जाए पंजाबी सीख जाता है, मराठी परिवार में हो मराठी सीख जाता है, हिंदी परिवार में हो हिंदी में हो जाता है, बंगाली परिवार का बंगाली में, क्योंकि प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वह भाषा सीखने के लिए बड़ा ही अच्छा समय माना जाता है। भाषा का विकास बहुत ही जल्दी होता है। तो यह संवेदनशील समय होता है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय। जन्म पूर्व का समय कौन सीख गया? जन्म के पहले ही, वो तो महाभारत में ही हुआ था, जिसने सारी क्या कर लिया था, विद्या, कौन सी विद्या? हाँ, युद्ध कला सीख लिया था। कौन था उसका कमेंट्स करके बताइएगा। सो वो भी नहीं हो सकता। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये प्रश्न कब आया था? 2016 में आया था सर, सीटीईटी सितंबर 2016 के एग्जाम में आया था। उसके बाद में रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिक्त स्थान के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? क्या? खेल, जो गेम्स होते हैं, जैसे प्लेइंग एक्टिविटी होती है बच्चों की, वह विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन से, किसके अतिरिक्त? तो क्या करते हैं? यह प्रश्न 2018 के दिसंबर माह के क्या आया था, परीक्षा में आया था सीटीईटी के। देख लेते हैं। वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऐसा हम सीखते समय ऐसा उपयोग करते क्या, इसके कब उपयोग करूंगा? बिल्कुल नहीं, वो बस सीखते, इसलिए ये नहीं हो सकता। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं,
वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर, अच्छा शरीर पर निपुणता प्राप्त करने के लिए खेला जाता है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। हमारे जो ऑर्गन्स है उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए हम नहीं खेलते। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखो, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, जब भी सही समय, आनंदित समय बिताना चाहते तो कुछ तो भी क्या करते हैं, अपने हिसाब से खेल करते हैं। मगर यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बच्चों की हो रही है। तो बच्चे अपना समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है, उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। आपने देखे होंगे कि खेलते समय कोई बच्चा रोता नहीं है, सभी बच्चे क्या होते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि वह एक सुखद अनुभव होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी के सभी पीवाईक्यू करते हैं जो इस टॉपिक पर आया है, जिसमें एक वीडियो में ये वाला टॉपिक क्या हो जाए, जय हिंद जय भारत हो जाए। ओटी सर की गारंटी है। उस नेक्स्ट है अनुशासन, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है? 2018 में फिर से प्रश्न आया था। चलो ठीक है, तो अनुशासन, हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुशासन की बात कर रहे हैं। जो अधिगम वातावरण, अधिगम लर्निंग, अधिगम का मतलब हमने अभी बताया था क्या होता है, लर्निंग होता है। हमारी स्क्रीन इधर इधर हो रही है लिखते समय, चलो कोई बात नहीं, लर्निंग, मगर हम भी लिखकर ही छोड़ेंगे, चाहे कैसा ही लिखेंगे। हाँ, सो अनुशासन जो लर्निंग वातावरण और लर्निंग एटमॉस्फेयर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोल प्ले करता है। किस तरह की सहायता करता है? क्या? अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन को हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। बी डिसिप्लिन। आप भी जब टीचर बन जाएंगे या बन गए होंगे तो आप भी बच्चों को बोलते होंगे अनुशासन में रहिए, अनुशासन का पालन करिए। ठीक है, हम तो ये बोलते भाई साहब पढ़ेंगे पूरा, बच्चों को भी हम पढ़ाएंगे, मगर ऐसा एकदम ऐसा नर्वस होकर नहीं पढ़ाएंगे, हमें पसंद नहीं आता। ठीक है, तो अनुशासन, डिसिप्लिन देख लेते हैं जो कौन सी भूमिका निभाता है। तो देखते हैं, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, अरे रटने वाला सिस्टम नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, तोता पंची नहीं करना है, पोपट पंची नहीं करना है, रटना नहीं है, रट्टू तोता नहीं होना है, ये तो बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं है। बच्चों को रटवाना नहीं है बिल्कुल। बच्चों को अपनी शिक्षा का, दिख नहीं रहा है, फिर से देख लेते हैं। हाँ, अपनी शिक्षा का विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने के लिए। अब यहाँ पर बोलो, विनियमित करने यानी क्या करना, रेगुलेट करना, संचालित करना, और मॉनिटर करना, उसका भी मतलब वही होता है, संचालित करना। सो बच्चों की अपनी जो शिक्षा है उसको क्या करना, रेगुलेट होने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्या करना, क्या होती है, अनुशासन। यह जो अधिगम वातावरण है, यह क्या करती है, अनुशासन अधिगम में एक बहुत ही अच्छा क्या कराता है, वातावरण तैयार कराता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए 2 होगा ही होगा। तीसरा भी देख लेते हैं। चुप्पी साधे रहने के लिए, क्या बच्चे चुप्पी साधे रहने के लिए अनुसरण करते हैं, शट योर माउथ। हाँ, आप भी बोलते होंगे शट योर माउथ। हाँ, जो भी टीचर होंगे, हाँ, या आपको आपके टीचर नहीं बोले होंगे, हमारे टीचर तो ऐसे ही बोलते थे। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम ऐसा करते थे। आपने भी किया, किस किस ने किया कमेंट्स करके देना। या तो कभी हम ऐसा करते थे, हाँ क्योंकि टीचर ने ऐसा बोला है। चलो, तो चुप्पी साधे रहना यह सही तरीका नहीं है। शिक्षकों के निर्देश देने के लिए या शिक्षकों के निर्देश देने में यह भी अनुशासन लागू नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 भाई साहब, इतिहास दोहराता है, प्रश्न भी दोहरा सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि या वह समय जो वयस्कता के संक्रमण, जो क्या करती है, वयस्कता का संक्रमण करती है, वह कौन सा, उसे क्या कहते हैं? वह बाल्यावस्था की समाप्ति, बाल्यावस्था की समाप्ति, बाल्यावस्था की समाप्ति में क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, किशोरावस्था आता है, और उसमें वयस्कता का संक्रमण नहीं होता। सो वयस्कता का संक्रमण कब होता है, स्टार्टिंग कब होती है? सो किशोरावस्था में होता है। कब होता है? किशोरावस्था में होता है, जो 12 से 18 साल में
की एज में होती है किशोरावस्था। मध्य बाल्यावस्था ये भी नहीं होती, या पूर्व क्रियात्मक अवधि यह भी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। बाल मानस शास्त्र, चाइल्ड पेडागोजी, पढ़ना कोई नहीं चाहता मगर पढ़ना पड़ेगा। सीटीटी क्लियर करना हम कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे आसान भाषा में आपको समझाएं। संरचनात्मक दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, यह 19 में प्रश्न आया था, जुलाई 19 में। तो क्या है देख लेते हैं। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, संरचनात्मक दृष्टिकोण बोला है, अनुभव के परिणाम के रूप में। अब यहाँ पर संरचनात्मक और यहाँ पर क्या बोला है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ये बिल्कुल नहीं होता। ये एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। यह जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है ये क्या है, सक्रिय प्रक्रिया भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी है। एक निष्क्रिय है, निष्क्रिय तो होती ही नहीं, और सिर्फ जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, सिर्फ लर्निंग कराती है, सिर्फ सिखाती है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। देन उसके बाद में निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। क्या होता है, घटित होता है, डिक्रीज होता है बोलता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या बोलता है, घटित होता है, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, घटता है ना, घटता है यानी क्या बोलेंगे उसको, होता है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, यानी हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है और क्या है, ग्रोथ है, यह कौन सी अवस्था में होता है, ज्यादा होता है, ऐसा इसका आंसर है। तो शारीरिक विकास यह सबसे ज्यादा कहां पर होता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आपने देख ली थी कि उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं होती, शैशवावस्था तो 0 से 2 और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से लेकर 6 साल तक है उसमें ज्यादा होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह जो मध्य बाल्यावस्था है उससे भी ज्यादा प्रारंभिक बाल्यावस्था और उससे भी ज्यादा शैशवावस्था में क्या होती है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास होता है। उसके बाद में किशोरावस्था में वयस्कता, ये तो होगा ही नहीं। मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था यह भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं, सामने वाला प्रश्न देखते हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह 2021 के सीटीटी के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया था कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। यहां पर क्या बोला है, विकास केवल बाल्यावस्था के ही दौरान होता है। तो विकास सिर्फ बाल्यावस्था ही में तो होता है क्या हमारा विकास नहीं हो रहा है क्या, हमारा भी विकास हो रहा है, इसलिए यह लागू नहीं होगा। विकास बहुआयामी होता है। अब बहुआयामी यानी मेनी फोल्डेड होता है विकास, अलग अलग तरीके से। अब हमारा शारीरिक विकास के साथ में मानसिक विकास भी हो सकता है, साथ में बौद्धिक विकास भी हो सकता है, भावनिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, इसलिए विकास बहुआयामी होता है। यह क्या है, सही है। और उसके बाद में विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, नहीं, विकास की दर समान नहीं हो सकती। विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से, अगर मान लेते हैं अगर मैं विद्यालय में पढ़ाई करने जाता हूँ तो ही विकास होता है, यह भी नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 या पर्याय नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से होते हैं। इमेजिन करते हैं, ये आपने देखे होंगे कि क्या बोलेंगे कि कोई तो भी रबर की चीज पकड़ लेंगे और बोलेंगे मेरा हाथी है, मैं इसको पानी पिला रहा हूं, खिलौना पकड़ता है। तो किस विकास की अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से रहते हैं, शामिल होते हैं, किस इसमें रहते हैं, आप बताइए किस इसमें रहते हैं। तो जनरली जो क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। कौन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है उसमें सक्रिय रूप से वो क्या होते हैं, बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 वर्ष से 6 वर्ष, हाँ ठीक है, उतना नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। हमने अभी तक बोला है कि बाल्यावस्था बोला जाता है। अब बाल्यावस्था यानी बचपन, बाल्यावस्था यानी बचपन, मगर 2 से 6 को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था बोला जाता है। किशोरावस्था हमने देख लिए, किशोरावस्था भी उसका एज ग्रुप अलग है, मध्य बचपन अलग है, उसके बाद में उत्तर बचपन अलग है, शैशवावस्था भी अलग है। उसके बाद में बच्चे किस तरह सीखते हैं। अब बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग करने की जो प्रक्रिया है, वह किस प्रकार से होती है, तो बच्चे पढ़कर सीखते हैं। जी सर, बिल्कुल सही है ओटी सर। उसके बाद में बच्चे सुनकर सीखते हैं, बिल्कुल बच्चे सुनकर भी सीखते हैं। बच्चे देखकर सीखते हैं, देखो हम किसी को देखकर सीख जाते हैं, बिल्कुल सही है। और बच्चे क्रिया करके करते हैं, एक्टिविटी करके सीखते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब जब ये सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन ही बचे। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। मध्य बाल्यावस्था, अब मध्य बाल्यावस्था क्या हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या होंगी, कौन सा बालक को हम मध्य बाल्यावस्था का बालक बोलेंगे। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है। हमने देखा था कि बाल्यावस्था में समझ क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, और तर्क भी कर रहा है, ये तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना एक मध्य बाल्यावस्था वाला बच्चा नहीं कर सकता, सामान्य बच्चा नहीं कर सकता, इसलिए दूसरा तो होगा ही नहीं। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू करता है और काल्पनिक है और खेल के दौरान, यहाँ पर देखो इसमें वह नकल करने की प्रक्रिया भी नहीं करता। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, यह स्थूल कौशल भी नहीं दिखाता, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है यह मध्य बाल्यावस्था की क्या है, विशेषता है या पाया जाने वाला गुण है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा देखेंगे। कथन ये क्या है, कथन वह बच्चे, क्या बोला है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से, यानी हम क्या बोलते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले बच्चे, जिनका लो अर्निंग रहेगा, उन बच्चों के मुकाबले जो हाई लर्निंग वाले जो बच्चे हैं वो अपना दिन अलग तरह से बिताते हैं। ये तो बात सही है। अब इसका तर्क भी देख लेते हैं, इसका क्या देख लेते हैं, तर्क भी देख लेते हैं। तर्क क्या बोलता है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है। अब बचपन की जो संकल्पना है वो सार्वभौमिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बचपना सार्वभौमिक नहीं हो सकता, यूनिवर्सल नहीं हो सकता। बचपन की जो संकल्पना है वह यूनिवर्सल नहीं हो सकती या एक जैसी नहीं हो सकती, तथा बचपन में बहुत विविधता है, और बचपन में विविधता भी होते हैं। तो अब यहाँ पर ये बोला है जो कूट दिए हैं उसमें से क्या सही है, तो ये और 2 यानी कथन और हमारे स्क्रीन को क्या हो रहा है, हाँ सामने कर लेते हैं हमारा, हाँ फोटो भी छोटा कर लेते हैं, चलो ठीक है, हमारा स्क्रीन छोटा कर लिए। तो ये और आर दोनों गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर यानी जो तर्क है, रीजन है, यह असर्शन को की सही व्याख्या नहीं करते, ये भी गलत है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, ये और आर, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और कथन और तर्क दोनों सही है, और आर यानी रीजन या तर्क ये की सही व्याख्या करता है, ये क्या है, सही है, ये सही है, लेकिन आर गलत है, यहाँ भी नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। फिर से हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते,
अगला प्रश्न आ रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अधिगम के संदर्भ में या लर्निंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह 2022 के एग्जाम में सीटीटी के ही पूरे प्रश्न हमने लिए हैं इस क्या बोलते हैं टॉपिक के ऊपर आने वाला। सो यहाँ पर पहला बोला है कि अधिगम एक निष्क्रिय तो है ही नहीं प्रक्रिया, इसलिए पहला कैंसल। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है भाई भावों का अधिगम पर या हमारे जो भावनाओं का लर्निंग के ऊपर या सीखने पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यह भी गलत हो गया। परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, यानी हम सीखते ही सिर्फ परीक्षा देने के लिए है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अब चौथा बच गया है, तो आप बोलोगे सर चौथा सही होगा मगर पढ़ तो ले। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया भी है और जिसमें जो अधिगम करता है जो लर्नर है उसकी सक्रिय संलग्नता की भी आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में अच्छा ये हमने ये नहीं देखे कि अब उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा कि वृद्धि की किस अवस्था में यानी डेवलपमेंट के किस स्टेज पर बालक अपनी संवेदी क्रिया जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। कौन सी अवस्था में सब क्या करता है सेंसरी ऑर्गन का यूज करता है, हाथ पकड़ेगा, सूंघेगा उसको, देखेगा उसको, हाँ तो ऐसा कौन सी अवस्था में होता है, तो यह शैशवावस्था में भी नहीं होता, शैशव काल अवस्था में भी नहीं होता, तो यह जो होता है यह आरंभिक बाल्यावस्था में होता है। कब होता है, आरंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में, यानी हम क्या बोलेंगे 2 से 6 साल तक बच्चा ऐसा ही करता है, सबको क्या करता है सूंघता है, टेस्ट करता है, इस साल में होगा, इस स्टेज पर होगा। उसके बाद में लास्ट हमारा आज का इस टॉपिक के ऊपर जो फिर से 2022 में हमने एक हमेशा आने वाले प्रश्नों का यहाँ पर क्या किया है, समावेश किया है। अब यहाँ पर बोला कि खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है, खिलौने वाली आयु किसे कहा जाता है, तो खिलौने हम सबसे ज़्यादा कौन से खेल इसमें खेलते हैं, तो सर बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस कौन सी अवस्था को, बाल्यावस्था को, क्योंकि शैशवावस्था में जो पेरेंट्स खिलौने देंगे वही बच्चा खेलता है, मगर बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा खिलौने के साथ खेलता है और खिलौने की जिद भी करता है 6 से 12 वर्ष। अब इस प्रकार से अभी अगर CTET 2024 का अगर पेपर बहुत अच्छे नंबर से अगर लेना है, सभी के सभी विषयों का यहाँ पर मार्गदर्शन हमारे साथ मिलेगा। आपको अगर लगता है कि OT सर सही में ओवर टाइम कर रहे हैं हमारे लिए, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके जितने भी दूसरे दोस्त हैं उन्हें क्या करिए, शेयर करिए। आज हम यहीं पर रुकते हैं, फिर से बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में उपस्थित रहेंगे।